कभी ये सवाल मन में आया है कि दुनिया में इतनी गैर बराबरी क्यों है? मतलब कुछ लोग बहुत अमीर और कुछ बहुत ही गरीब। ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है जितना 100 साल पहले था। और पता है, इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में एक ऐसी क्रांति हुई जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति की। एग्जाम्स के लिए ये चैप्टर बहुत जरूरी है, इससे लॉन्ग क्वेश्चंस पक्का आते हैं। तो चलिए इसे कहानी की तरह समझते हैं ताकि हर एक कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम फिट हो जाए। तो इस कहानी में हम आगे कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि यूरोप में वो कौन से नए नए आइडियाज थे जो आग की तरह फैल रहे थे। फिर हम चलेंगे क्रांति से पहले के रूस में और देखेंगे कि वहां के हालात असल में थे कैसे। इसके बाद हम 1917 की दो जबरदस्त क्रांतियों की कहानी जानेंगे। फिर समझेंगे कि क्रांति के बाद आखिर क्या क्या बदला, और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें रिवाइज करेंगे। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ें जुड़ी हैं फ्रांसीसी क्रांति से। इस एक क्रांति ने पूरे यूरोप में आज़ादी और बराबरी जैसे आइडियाज़ को हवा दे दी। अब लोग राजा महाराजाओं और चर्च के कंट्रोल पर खुलेआम सवाल उठाने लगे थे। लोगों को लगने लगा था कि हाँ, समाज का ये पुराना ढांचा, ये सिस्टम बदला जा सकता है। अब ये जो बदलाव की बात हो रही थी, इस पर यूरोप में 3 तरह के ग्रुप बन गए थे। पहले थे लिबरल्स, जो कहते थे कि सरकार चुनी हुई होनी चाहिए, सबको अधिकार मिले, लेकिन वोट देने का हक सिर्फ प्रॉपर्टी वाले आदमियों को हो। दूसरे थे रैडिकल्स, ये कहते थे कि सरकार मेजॉरिटी के हिसाब से बननी चाहिए और ये महिलाओं को भी वोट का अधिकार देना चाहते थे। और तीसरे थे कंजर्वेटिव्स, जो कहते थे अरे रुको, इतना तेज बदलाव ठीक नहीं, बदलाव लाओ पर धीरे धीरे, अपनी पुरानी परंपराओं को ध्यान में रखकर। अच्छा, इसी समय यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर चल रहा था। नए नए शहर बन रहे थे, नई फैक्ट्रियां लग रही थीं, लेकिन इसके साथ कुछ नई परेशानियां भी पैदा हुईं। मजदूरों से 15-15 घंटे काम लिया जाता था, सैलरी बहुत कम थी, बेरोजगारी थी और रहने की जगह बहुत ही गंदी थी। इन्हीं भयानक हालातों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या समाज को बदलने का कोई बेहतर तरीका है। इन्हीं सब समस्याओं के जवाब में एक नया आइडिया सामने आया, समाजवाद यानी सोशलिज्म। समाजवादियों का मानना था कि सारी प्रॉब्लम की जो जड़ है वो है प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब जब एक इंसान किसी फैक्ट्री या जमीन का मालिक बन जाता है और सारा मुनाफा खुद रखता है, तो सॉल्यूशन क्या था? उनका कहना था कि प्रॉपर्टी किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे समाज की होनी चाहिए, ताकि उसका फायदा भी सबको बराबर मिले। इसी समाजवादी सोच को एक बहुत बड़े विचारक कार्ल मार्क्स ने और आगे बढ़ाया। मार्क्स ने कहा कि देखो, फैक्ट्रियों में असली मेहनत तो मजदूर करते हैं, लेकिन सारा का सारा मुनाफा मालिक यानी कैपिटलिस्ट अपनी जेब में रख लेता है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को इस सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा और एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां सारी प्रॉपर्टी पूरे समाज की हो, कोई अमीर गरीब मालिक नौकर ना हो। इसी को उन्होंने कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। अब हम यूरोप से अपना फोकस शिफ्ट करते हैं रूस की तरफ। रूस वो जगह थी जहां समाजवाद के ये विचार सिर्फ किताबों की बातें नहीं रहे, बल्कि एक बहुत बड़ी जबरदस्त क्रांति का आधार बने। एक ऐसी क्रांति जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो 20वीं सदी की शुरुआत में रूस कैसा था? रूस एक एग्रीकल्चरल कंट्री था। मतलब आप इस चार्ट में देखिए, लगभग 85% लोग, सोचिए 100 में से 85 लोग खेती बाड़ी से ही अपना गुजारा करते थे। यूरोप के बाकी देशों में ऐसा नहीं था। वहां इंडस्ट्री काफी आगे बढ़ चुकी थी। रूस में मजदूरों और किसानों दोनों के ही हालात बहुत खराब थे। मजदूरों से 12 से 15 घंटे काम लिया जाता था और उनकी रहने की जगहें भी बहुत तंग होती थीं। वहीं किसानों की हालत तो और भी अजीब थी। ज्यादातर जमीन नोबल्स यानी कुलीन वर्ग के पास थी, जिनका किसान बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते थे। वो तो बस ये चाहते थे कि नोबल्स की सारी जमीन छीनकर उन्हें दे दी जाए। एक खास बात यह भी थी कि रूसी किसान समय समय पर अपनी जमीन को एक कम्यून, जिसे मीर कहते थे, को सौंप देते थे। फिर वो कम्यून हर परिवार की जरूरत के हिसाब से जमीन बांटता था। साल 1905 में रूस में क्रांति की पहली लहर आई। वजह क्या थी? 1904 में महंगाई आसमान छू रही थी और मजदूरों की असली कमाई 20% तक घट गई थी। जब परेशान मजदूर जनवरी 1905 में शांति से अपनी बात कहने जार के महल तक गए, तो उन पर गोलियां चला दी गईं। 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए। इसी भयानक घटना को खूनी रविवार या ब्लडी संडे कहते हैं। इसके बाद तो पूरे देश में हड़तालें और प्रदर्शन होने लगे। आखिर में जार यानी रूस के राजा को झुकना पड़ा और एक चुनी हुई संसद ड्यूमा बनाने की इजाजत देनी पड़ी। और फिर 1914 में कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस युद्ध ने रूस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया।
1917 आते आते 70 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके थे। पीछे हटती हुई सेना ने रास्ते में फसलें और घरबार सब जला दिए, जिसके 30 लाख लोग रिफ्यूजी बन गए। फैक्ट्रियां बंद हो गईं, शहरों में खाने की जबरदस्त कमी हो गई। इन सब वजहों से जार का शासन लोगों के नजरों में पूरी तरह गिर गया और एक नई बड़ी क्रांति के लिए मंच तैयार हो गया। तो अब हम आते हैं उस साल पर जिसने रूस का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, साल 1917। इस साल रूस में एक नहीं बल्कि 2 क्रांतियां हुईं, एक के बाद एक। पहली क्रांति हुई फरवरी में। पेट्रोग्राड शहर में खाने की जबरदस्त कमी थी। एक फैक्ट्री में ताला लगा तो अगले ही दिन 50 और फैक्ट्रियों के मजदूर हड़ताल पर चले गए, जिनमें कई महिलाएं लीडर्स थीं। सरकार ने सेना को गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन सेना ने ही मना कर दिया। तब सैनिकों और मजदूरों ने मिलकर अपनी एक काउंसिल बना ली, जिसे पेट्रोग्राड सोवियत कहा गया। आखिर में 2 मार्च को जार को गद्दी छोड़नी पड़ी और इसी के साथ रूस से राजशाही का अंत हो गया। जार के जाने के बाद एक टेम्पररी यानी प्रोविजनल सरकार बने। इसी बीच बोल्शेविक पार्टी के नेता लेनिन देश वापस लौटे। आते ही उन्होंने 3 जबरदस्त मांगें रखीं, जिन्हें अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। पहली, युद्ध खत्म करो। दूसरी, सारी जमीन किसानों को दो। और तीसरी, सारे बैंकों को सरकारी बना दो। ये मांगें इतनी सिंपल और पावरफुल थी कि आम लोग उनसे जुड़ने लगे। अब प्रोविजनल सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव तेजी से बढ़ने लगा। लेनिन को डर था कि ये प्रोविजनल सरकार कहीं तानाशाही न ले आए, इसलिए 24 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविकों ने एक और क्रांति की और इस बार प्रोविजनल सरकार को हटाकर सत्ता पर खुद कब्जा कर लिया। इसी घटना को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। तो बोल्शेविक पावर में आ तो गए, पर इसके बाद हुआ क्या? उन्होंने रूस को पूरी तरह से बदलने का काम शुरू कर दिया। चलिए देखते हैं कि अक्टूबर क्रांति के बाद क्या-क्या बड़े बदलाव हुए। सत्ता में आते ही बोल्शेविकों ने बहुत तेजी से बड़े बदलाव किए। ज्यादातर फैक्ट्रियों और बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया, यानी सरकारी बना दिया। जमीन को समाज की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया और किसानों को नोबल्स की जमीन पर कब्जा करने की पूरी छूट दे दी। बोल्शेविक पार्टी अब कम्युनिस्ट पार्टी बन गई और रूस एक 1 पार्टी स्टेट बन गया। लेकिन ये बदलाव सबको पसंद नहीं आए। बोल्शेविकों, जिन्हें रेड्स कहा गया, के खिलाफ ग्रीन्स यानी समाजवादी क्रांतिकारी और व्हाइट्स यानी जार के समर्थक, इन सब ने मिलकर लड़ाई शुरू कर दी। इसी को रशियन सिविल वॉर कहते हैं। लेनिन की मृत्यु के बाद पार्टी के मुखिया बने स्टालिन। उस समय देश में अनाज की भारी कमी थी। स्टालिन को लगता था कि ये अमीर किसान अनाज छिपा रहे हैं और छोटे छोटे खेत मॉडर्न फार्मिंग के लिए ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने सामूहिकीकरण यानी कलेक्टिवाइजेशन की पॉलिसी शुरू की। किसानों से उनकी जमीन छीनकर बड़े बड़े कलेक्टिव फार्म्स, जिन्हें कोलखोज कहते थे, बनाए गए और सबको मिलकर खेती करने पर मजबूर किया गया। किसानों ने इसका बहुत विरोध किया, यहां तक कि अपने जानवर तक मार दिए। इस पॉलिसी का नतीजा ये हुआ कि उत्पादन बढ़ने की बजाय घट गया और 1930 से 33 के बीच एक भयानक अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। चलिए अब इस चैप्टर के उस हिस्से पर आते हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में बहुत मदद करेगा। हम कुछ जरूरी बातें, आम गलतियां और क्विक रिवीजन पॉइंट्स देखने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। इन टर्म्स को एग्जाम के लिए एकदम पक्का कर लीजिए। खूनी रविवार 1905 की क्रांति का टर्निंग पॉइंट। ड्यूमा, जार की बनाई हुई संसद। अप्रैल थीसिस, लेनिन की वो 3 फेमस मांगें। कुलक, रूस के अमीर किसानों का नाम जिन्हें स्टालिन ने अपना दुश्मन माना। और सामूहिकीकरण, स्टालिन का किसानों से जमीन छीनकर बड़े खेत बनाने का प्रोग्राम। ये टर्म्स 1 मार्क क्वेश्चंस में जरूर पूछे जाते हैं। अब जरा दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए। पहला सवाल, रूसी किसानों को नेचुरल सोशलिस्ट्स क्यों कहा जाता था? सोचिए उनकी मीर वाली प्रथा के बारे में। दूसरा सवाल, लिबरल्स और रेडिकल्स के विचारों में वोटिंग और प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर क्या मेन डिफरेंस था? और तीसरा, स्टालिन की कलेक्टिवाइजेशन पॉलिसी के क्या-क्या बुरे नतीजे निकले? इन सवालों के जवाब चैप्टर की डीप अंडरस्टैंडिंग देंगे। 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। पहला, बोल्शेविक और मेंशेविक में। बस याद रखिए, बोल्शेविक लेनिन का मेजॉरिटी ग्रुप था जो एक डिसिप्लिन पार्टी चाहता था। दूसरा, फरवरी और अक्टूबर क्रांति में। सीधी सी बात है, फरवरी क्रांति ने राजा यानी जार को हटाया और अक्टूबर क्रांति ने राजा के बाद बनी प्रोविजनल सरकार को हटाकर बोल्शेविकों को सत्ता में बिठाया। सिंपल। चलिए अब पूरे चैप्टर का 1 मिनट में रैपिड रिवीजन करते हैं। यूरोप में नए विचार आए, रूस में जार का शासन था और लोग परेशान थे। 1905 में खूनी रविवार के बाद क्रांति हुई और ड्यूमा बनी। पहले विश्व युद्ध ने रूस को बर्बाद कर दिया।
1917 में 2 क्रांतियां हुई। फरवरी में जार गया, अक्टूबर में बोल्शेविक आए। इसके बाद सिविल वॉर हुआ और फिर स्टालिन ने कलेक्टिवाइजेशन लागू किया। बस यही है पूरा चैप्टर। आखिर में बस एक बात याद रखिए, इतिहास सिर्फ तारीखें और लड़ाइयां नहीं हैं। ये इंसानों के एक बेहतर भविष्य बनाने की कोशिशों की कहानी है। उनकी सफलताओं और उनकी गलतियों दोनों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपने ऊपर विश्वास रखिए और आप परीक्षा में बहुत अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट।